नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। बंगाल के नवाब, प्लासी और बक्सर का युद्ध, इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को ना देखा हो तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि इस टॉपिक में आपकी निरंतरता बनी रहे और ये टॉपिक ठीक प्रकार से आपको समझ आए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्लासी में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और मीर जाफर के बंगाल का नवाब बनने के साथ ही बंगाल के लूट की एक अंतहीन गाथा की शुरुआत हो गई। तो बीआईसी के लालच की पराकाष्ठा, इन्होंने बंगाल को कामधेनु गाय समझ लिया कि जिससे जितना भी दूध निकालो लेकिन वो कभी कम नहीं होगा। तो बंगाल कामधेनु गाय बन गई अंग्रेजों के लिए और बंगाल की खुली लूट प्रारंभ हो गई। मीर जाफर से आए दिन कोई न कोई डिमांड होने लगी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने सोने के बोरे के रूप में समझा कि जिसमें जब हाथ डालो तो सोना निकलेगा। और मीर जाफर का प्रशासन पर भी उस तरह की अधिकारिता नहीं रही। मीर जाफर के अधिकारी भी अंग्रेजों के दम पे उसे आंख दिखा देते थे। तो प्रशासन में भी मीर जाफर की नहीं चल रही थी और अंग्रेजों की जो धन की लालसा थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब बंगाल प्रेसिडेंसी पर ही मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का बोझ भी हो गया था। मीर जाफर ने एक संधि की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हम 1 लाख रुपए वार्षिक जो है देंगे, और उस 1 लाख रुपए वार्षिक देने में अब मीर जाफर असमर्थ होने लगा। तो 25 लाख रुपए मीर जाफर के ऊपर कर्ज हो गया था 1760 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दे करके अपने स्वयं के नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी और बंगाल की कुर्सी प्राप्त की थी। बंगाल का वो नवाब बना था, लेकिन बहुत जल्दी ही मीर जाफर को यह समझ आने लगा कि उसने जो कार्य किया है वो बहुत गलत है, और वो अंग्रेजों के चंगुल से निकलने के लिए मीर जाफर अब तड़पने लगा। तो अंग्रेजों का कलकत्ता का अस्थायी गवर्नर रहा हालवेल ने मीर जाफर के ऊपर यह आरोप लगाया कि ये जो है अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ये डचों से सहयोग मांग रहा है। तो हालवेल ने अब आरोप लगाना शुरू किया मीर जाफर के ऊपर कि ये डचों से साठगांठ कर रहा है, अंग्रेजों के विरोध में कर रहे हैं। लेकिन यह माना जाता है कि अंग्रेजों की धन की मांग को जब पूरा करने में असमर्थ हो गया मीर जाफर, तो अंग्रेजों ने यह तय किया कि अब हमें मीर जाफर को हटाना है और किसी नए व्यक्ति को नवाब बनाना है, क्योंकि अब यह तो धन की व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो कुप्रशासन का आड़ लिया गया, अंग्रेज विरोधी गतिविधियों का आड़ लिया गया, और इस आड़ में मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया। और मीर जाफर को गद्दी से हटाने से पहले ही मीर कासिम से समझौता किया गया, और मीर कासिम ने अपने को अंग्रेजों के भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, और उसने यह सिद्ध किया कि अंग्रेज जिस तरह के बंगाल के नवाब को खोज रहे हैं कि जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में रहे, अपना मुंह बंद रखे और जैसे अंग्रेज कहें वैसे करे, उस तरह के प्रतियोगी के रूप में इसने खुद को प्रस्तुत किया। और अंततः मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई और मीर जाफर को गद्दी पे हटा करके मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया। यह हुआ 1760 में। तो जैसे ही मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, तो उस संधि के तहत मीर कासिम ने बहुत सारी
अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे। तो उसमें से पहला क्या था, तो बीईआईसी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी प्राप्त हो गई। तो यहां की दीवान कंपनी बन गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। और क्या हुआ, तो सिलहट का जो चूना व्यापार था, यह बड़ा मुनाफेदार व्यापार था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आधा हिस्सा मिल गया। तो यह जो है संधि के तहत इतनी चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मीर कासिम ने सौंपा। पहले सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर ने, और कहा जाता है लगभग 3 करोड़ रुपए की लूट हुई थी बंगाल में। और अब जो है मीर कासिम ने बहुत सारी रियायतें और निजी, देखिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो जो मिलता था वो मिलता ही था, ये नवाब निजी रूप से भी धन देते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को। जैसे प्लासी के युद्ध के बाद यह कहा जाता है कि क्लाइव को ही 7-8 लाख रुपए मिला था और एक बंगाल में निजी जागीर भी उसे मिली थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था वो तो था ही, लेकिन उसके कर्मचारियों को भी अलग से मिलता था। तो ये तो क्षेत्र का विषय हुआ, इसके अलावा बहुत धन की भी वर्षा की गई। तो ये हुआ और मीर जाफर को कहा गया कि भैया तुम अब 15,000 रुपए मासिक पेंशन लो और चुपचाप कलकत्ता में पड़े रहो, तुमने जो किया था उसकी सजा अब तुमको मिल गई। तो 1757 में ये बंगाल का नवाब बना और 1760 में इसे जो है हटा दिया गया। अब मीर कासिम के विषय में जैसा कि अंग्रेजों ने सोचा था और मीर कासिम ने खुद को प्रदर्शित भी किया था, उसके विपरीत मीर कासिम एक योग्य नवाब निकल गया और जो कि यह प्रयत्न करने लगा कि हमें किसी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर आना है या कम से कम बंगाल के नवाब के स्टेटस को हमें बरकरार रख करके चलना है, भले ही वो बराबरी का स्टेटस हो लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण की स्थिति तो नहीं हुई हो। तो इसके लिए इसने सत्ता में आते ही, सत्ता में पहले ये आया ब्रिटिशों का भरोसा जीत करके, लेकिन अब जब नवाब बन गया तो इसने बहुत सारे सुधार करने प्रारंभ किए। तो पहला तो लोक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर इसने नियंत्रण करने का प्रयास किया। चूंकि राज्य की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी तो भ्रष्टाचार पर रोक लगी और इसके अलावा एक नए कर को भी इसने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा अब मीर कासिम को यह समझ आ रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चुनौती को केवल और केवल आधुनिक यूरोपीय स्टाइल में तैयार की गई सेना ही स्वीकार कर सकती है। अब मुगलों के समय की वो मध्यकालीन परंपरागत सेना की कोई हैसियत नहीं है। तो इसने जो है सेना के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया। मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की और बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान लेकर के आया था। मुर्शिद कुली खान ने ही मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था बंगाल में। लेकिन अब मीर कासिम ने यह निर्णय लिया कि अगर मैं मुर्शिदाबाद में हूं तो ज्यादा अंग्रेजों का यहां पर जो है नियंत्रण है या आसपास है, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा दूर चला जाऊं इस सेंटर से, मुंगेर, तो वहां पर जो है अंग्रेजों का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। इसके लिए इसने अपनी राजधानी को भी मुंगेर में स्थानांतरित कर लिया। अब यह तो विषय हुआ, लेकिन मीर कासिम के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या जो है रवैया था उसको आप समझिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्येक जो कर्मचारी था वो स्वयं को स्वामी समझता था और वो खुद को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही समझता था। और यह बात कौन कह रहा है, तो यह बात कह रहा है मैकाले कि मीर कासिम के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने को स्वामी समझता था और स्वामी समझता था कि वह कंपनी का एक रूप ही है। तो बड़ी अव्यवस्था की स्थिति हो गई थी।
आंतरिक व्यापार की स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई थी कि कंपनी तो कर मुक्त व्यापार कर ही रही थी, उसके कर्मचारी तो कर मुक्त व्यापार कर ही रहे थे बंगाल में। अब फोर्ट विलियम से दस्तक जारी होने लगा भारतीयों के लिए भी, तो उन्हें भी कर मुक्त व्यापार की अधिकारिता मिल गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इस स्तर पर आ गए कि वो जो है कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं को के लिए शाही जो नवाब के सामान जाते थे उसको भी चेक करने लगे। किसी भी बात विवाद की स्थिति में वो नवाब की अदालत में न जाकर के पेड़ों के नीचे कचहरी लगा करके स्वयं दंड देने लगे। तो बड़ी स्थिति जो है गड़बड़ हो गई मीर कासिम के समय। बंगाल के नवाब की स्थिति और उसके प्रजा की स्थिति, क्योंकि कंपनी के सभी कर्मचारी खुद को मालिक समझ रहे थे, तो भारतीयों के संग साथ बड़ा बुरा बर्ताव, मीर कासिम के खुद के सेवकों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव, उसके जो नवाब के कर्मचारी थे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। और आंतरिक कर का मुद्दा जो है सबसे बड़ा था, क्योंकि इससे जो है बंगाल के नवाब को काफी करों की हानि हो रही थी। तो इस बात को बड़े जोरदार तरीके से मीर कासिम ने उठाया और कहा कि भाई शाही फरमान का ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसको तो रोका जाना चाहिए। अब ऐसे में बंगाल के नवाब के पक्ष में उस समय के दो अधिकारी थे, एक तो जो है बेंसीटार्ट था और एक हेस्टिंग था। ये दोनों लोग जो है ये मानते थे कि ये जो कर मुक्त आंतरिक व्यापार है ये जो है औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन फाइनली जो है बेंसीटार्ट और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई 1762 और इस संधि में आंतरिक व्यापार पर यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 9% चुंगी देगी। तो संधि में क्या कहा गया कि आंतरिक व्यापार जो बंगाल में होगा उस पे 9% चुंगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी बंगाल के नवाब को। लेकिन जैसे ही यह बात कलकत्ता परिषद को पता चली और अन्य लोगों को जो उस परिषद में थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो तो बंगाल में मुक्त व्यापार को अपने बाप की बपौती समझते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे जो चीज हमें जो है फ्री में उपलब्ध है उसके लिए हम 9% चुंगी देंगे, और वो भी तब जबकि हमारा बैठाया हुआ व्यक्ति बंगाल का नवाब है। तो बेंसीटार्ट ने तो ये जो है प्रयास किया, और ये कहा जाता है कि ये दो अधिकारी तो थे लेकिन और कोई भी तर्कपूर्ण बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये कलकत्ता परिषद ने ठुकरा दिया कि भैया ये संधि हमको नहीं करनी है, हम मुफ्त में व्यापार करते थे, यानी 3000 वार्षिक देकर वही हम करेंगे। अब ऐसे में मीर कासिम क्या करे? तो मीर कासिम ने बड़ा दूरदर्शी फैसला लिया। निश्चित रूप से इसके पास उतनी प्रभुता तो थी नहीं कि अंग्रेजों का विरोध करते, लेकिन इसने बड़ा दूरदर्शी निर्णय लिया और बड़ा साहसी निर्णय लिया, और वो ये था कि मीर कासिम ने कहा कि ठीक है भैया, आप अगर कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं तो करिए, आप 9% चुंगी नहीं देंगे तो मत दीजिए, लेकिन हम अब जो है आंतरिक कर को ही समाप्त कर देंगे, यानी भारतीयों के भी कर को समाप्त कर देंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर तो समाप्त है ही। तो भारतीयों और अंग्रेजों दोनों के लिए इसने कर को समाप्त कर दिया। अब देखिए यहां एक समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ। देखिए होता क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों पर आंतरिक कर नहीं लगता था और भारतीयों के सामानों पर आंतरिक कर लगता था। तो भारतीयों के सामान हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों से महंगे हो जाते थे। भारतीयों के सामान चूंकि उस पर कर लगता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों पर कर नहीं लगता था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान हमेशा सस्ते और भारतीयों के सामान महंगे होते थे। तो जैसे ही मीर कासिम ने यह डिसीजन ले लिया कि हम सबके लिए आंतरिक कर
समाप्त कर रहे हैं। अब किसी से कर वसूली होगी ही नहीं बंगाल में, चुंगी की हम वसूली नहीं करेंगे। तो वैसे ही अंग्रेज चिढ़ गए, क्योंकि अब यह विशेषाधिकार नहीं रह गया ना। कर मुक्त व्यापार यह विशेषाधिकार था अंग्रेजों का, लेकिन जब सभी को ही यह सुविधा मिल गई तो यह विशेषाधिकार रहा कहां। अब सारे लोग समान हो गए। अब ढंग से होना तो यह चाहिए था कि एक शासक है, उसने अपने प्रजा को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। उसने कहा कि हम आंतरिक कर को समाप्त कर रहे हैं। भाई, हजारों किलोमीटर दूर की कंपनी यहां पर आकर के 3,000 वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार करे बंगाल में, और हम अपने भारतीय प्रजा से कर लें तो हम आपको भी कर मुक्त करते हैं। तो इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे भी परेशानी हुई। वो चिढ़ गए कि अरे ये तो हमारे विशेषाधिकारों का खुला उल्लंघन है, और अंततः अब मीर कासिम बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रश्न आ गया। तो एक विषय तो यह था। दूसरी बात है कि ये सारी जो कार्रवाइयां मीर कासिम कर रहा था, उससे अब अंग्रेज ये स्पष्ट रूप से समझ रहे थे कि अब मीर कासिम वो व्यक्ति नहीं है जिस तरह के व्यक्ति को हम असल में बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे। तो धीरे धीरे, अब कोई एक घटना से कोई चीज नहीं होती है, लेकिन सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। तो फाइनली ये एक चिंगारी थी, बारूद तो बहुत पहले से ही जुटाया जा रहा था, यह फाइनल चिंगारी थी। तो जुलाई से सितंबर 1763 के बीच अंग्रेज बनाम मीर कासिम। तो पहला कहवा, वर्धमान के निकट कहवा में युद्ध हुआ, जिसमें कि मीर कासिम हारे। गिरिया, मुर्शिदाबाद में यह युद्ध हुआ, इसमें भी मीर कासिम हारे। उदनौला में एक हुआ, उसमें भी मीर कासिम हारे। और जो है इस प्रकार से ये जो है अब अपदस्थ हो गए पद से, और अंग्रेजों ने खटाक से फिर से मीर जाफर को ला करके बंगाल की गद्दी पे इंस्टॉल कर दिया। इनको बंगाल की गद्दी पे बैठा दिया कि भैया अब तुम जो है बंगाल के नवाब फिर से हो गए हो। अब मीर कासिम भाग करके अवध गए, और वहां पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की स्थिति है, और दक्षिण में इन कंपनियों की स्थिति सारे लोग देख रहे थे। तो हम भारतीय शक्तियों को एक जो है गठबंधन बना करके अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना होगा। तो ऐसे में एक गठबंधन बना, और उस गठबंधन में कौन कौन शामिल हुआ? तो मीर कासिम, बंगाल का अपदस्थ नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये शाह आलम द्वितीय उस समय अवध में ही थे जब ये पहुंचे मदद मांगने। तो शाह आलम द्वितीय वहीं थे, तो ये भी निमंत्रित हो गए। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीन लोगों की संधि हो गई कि हम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करेंगे, आपको फिर से बंगाल का हम नवाब बनाएंगे, और बंगाल में जो प्रभाव हो गया अंग्रेजों का उसे हम समाप्त करेंगे। और निर्णय हुआ कि अब जो है हम सेना लेकर के संघर्ष करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो फाइनली 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीन लोग, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, क्योंकि 1760 में प्लासी की विजय के बाद क्लाइव अपने देश चला गया था। तो 1764 में क्लाइव नहीं था, तो हेक्टर मुनरो ने ही बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया, और बक्सर के युद्ध में यह कहा जाता है कि कुल 7,000 सैनिकों के साथ अंग्रेज मैदान में उतरे। और ये जो त्रिगुट बना था, बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह और अवध के नवाब का, इस त्रिगुट के पास 40 से 50,000 की सेना थी। लेकिन फिर वही हुआ, 7,000 की छोटी सेना लेकर के ही हेक्टर मुनरो ने इन तीनों शक्तियों को हरा दिया।
तो प्लासी के युद्ध को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि प्लासी का युद्ध कौशल की विजय नहीं थी बल्कि विश्वासघात की विजय थी। लेकिन बक्सर की विजय युद्ध कौशल की विजय थी। आमने सामने सेनाएं आई, उन्होंने आमने सामने से युद्ध किया। प्लासी की तरह नहीं कि नवाब की सेना का एक बड़ा भाग खड़ा ही रह गया, वो युद्ध में उसने भाग ही नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ। बक्सर में प्रॉपर युद्ध हुआ। तो बक्सर की जो विजय थी वो असल में युद्ध कौशल की विजय थी, वो रणनीति की विजय थी, वो साहस की विजय थी। और बक्सर की विजय ने प्लासी की विजय पर अपनी पक्की मुहर लगा दी। तो बक्सर में भारत की 3 बड़ी शक्तियां अंग्रेजों से पराजित हो गई। प्लासी को तो सब लोग इस नजर से देख रहे थे कि भाई ये विश्वासघात करके जीत करके आ गए, लेकिन बक्सर ने स्पष्ट कर दिया कि ये विश्वासघात करने में तेज है, युद्धक संगठन बनाने में तेज है, तो ये युद्ध लड़ने में भी बहुत तेज है। तो यहां पर जो है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, इसमें जो है पराजय हो गई इन तीनों भारतीय शक्तियों की। तो 1765 में अंग्रेजों ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। अब चूंकि ये तीनों शक्तियां हार गई, तो बहुत आराम से बहुत समय लेकर के बक्सर के युद्ध के पश्चात बहुत आराम से बहुत समय लेकर के क्लाइव इंग्लैंड से जब वापस आया तो 2 संधियां क्लाइव ने की। किससे किससे की? तो एक तो मुगल बादशाह शाह आलम को उसने पकड़ा, ये हारे थे बक्सर में अंग्रेजों से, और दूसरा जो है उसने अवध के नवाब सुजाउद्दीन को पकड़ा, सुजाउद्दौला को पकड़ा कि इन लोगों के साथ 2 संधि हुई। मीर कासिम तो युद्ध के मैदान से ही चले गए थे और वो दिल्ली के आसपास जाकर के काफी समय तक जो है वो जीवित रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी कहानी बक्सर से समाप्त हो गई। तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद में 2 अलग अलग संधियां हुई, 2 अलग अलग संधियां हुई। पहली संधि 12 अगस्त को ही, किसी किताब में आपको दिखेगा कि पहली संधि अवध के साथ हुई, किसी किताब में आपको दिखेगा कि पहली संधि जो है शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। तो ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, जिसको भी आपको पहली संधि मानना हो मान सकते हैं, लेकिन अवध की संधि लगता है संधि की शर्तों को पढ़ करके पहले हुई होगी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि हुई, किसके किसके बीच हुई? तो सुजाउद्दौला, कौन है सुजाउद्दौला? तो अवध का नवाब है, और क्लाइव जो है गवर्नर है। तो अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध वापस मिल गया। तो वापस मिलने का मतलब अब अंग्रेजों ने मान्यता दे दी, क्योंकि अंग्रेज तो बक्सर में हरा दिए थे इनको ना। तो क्लाइव ने मान्यता दे दी कि भैया आपको यह करना है कि अवध से कड़ा और इलाहाबाद इस क्षेत्र को जो है दे दीजिए, बाकी शेष जो अवध आपके पास बचेगा उसको आप रखिए, उसको हमारी तरफ से मान्यता है। इसके अलावा एक प्रावधान यह किया गया कि नवाब के खर्च पर, यानी अवध के नवाब के खर्च पर, अवध के नवाब की सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना अवध में रहेगी। तो यह प्रावधान किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि सहायक संधि असल में भारत में सबसे पहले अवध के साथ ही हुई थी, क्योंकि सहायक संधि का जो सबसे मुख्य फीचर है कि किसी भी शासक के खर्च पर उस शासक की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश आर्मी को उसके राज्य में रखना। तो यह सहायक संधि का मुख्य फीचर था, वो यही दिखा सबसे पहले, अवध के साथ इस संधि में दिखा। तो नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखने का प्रावधान, इसका मतलब अब अवध के नवाब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होगा। इसके अलावा BIC को 50 लाख रुपया नगद मिला और चुनार का किला मिला।
चुनार का किला मिला। इसके बाद बीईआईसी को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ही नहीं बल्कि अवध में भी कर मुक्त व्यापार करेगी। तो ये जो है इलाहाबाद की संधि 1765 की सुजाउद्दौला और क्लाइव से। अब शाह आलम के साथ संधि हुई, उसमें क्या हुआ? तो बीईआईसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। तो अधिकार तो वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर ही लिया था, लेकिन एक फॉर्मल उनको अधिकारिता चाहिए थी मुगल बादशाह से, और मुगल बादशाह से उनको यह अधिकारिता मिल गई कि अब कंपनी क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान है। तो दीवान है, इसका मतलब है कि राजस्व वसूलने का उसके पास अधिकार है। और यह अधिकार किसने दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो मुगल बादशाह ने दे दिया। यानी अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकारिता थी बंगाल में, उस पर मुगल बादशाह की मुहर लग गई। आखिर कुल मिलाकर मुगलों का ही तो सूबा था बंगाल। भले ही मुर्शिद कुली खान के समय वो स्वतंत्र हो गया और ये बंगाल के नवाब बन उस पर बैठने लगे, ठीक है। तो दीवानी प्राप्त हो गई। तो ये इतना बड़ी अधिकारिता शाह आलम ने जब कंपनी को दिया, तो कंपनी ने शाह आलम को अवध से कड़ा, यहां लिया था ना, अवध से कड़ा और इलाहाबाद जो लिया था बीईआईसी ने, वो शाह आलम को दे दिया। तो अवध से लिया और शाह आलम को दे दिया, ठीक है। और क्या कहा? तो अंग्रेज शाह आलम को 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। तो ये आपने हमें दीवानी दिया भैया, तो हम आपको 26 लाख वार्षिक पेंशन भी देंगे और हम आपको जो है अवध से लेके कड़ा और इलाहाबाद भी देंगे। तो अब मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। 1756 में क्या स्थिति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1765 में क्या स्थिति है? मुगल बादशाह उसका पेंशनर बन गया है। और आप समझिए कि किस तरह का प्रभाव शाह आलम पर और सुजाउद्दौला पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि उस समय का समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन लिखता है कि इलाहाबाद की संधि की शर्तें तय करने में उतना भी समय नहीं लगता जितना समय लगा करके एक गधा खरीदा जाता है। इतना जल्दी हुआ क्योंकि ये सारी शर्तें थोपी गई थी। एक तरफ से जो है क्लाइव ने बोला और दूसरी तरफ से यह कहा गया कि यस, हमें स्वीकार है। और यह इतना बड़ा अवध बहुत बड़ा प्रांत था और वहां का नवाब इस तरह की स्थिति में। तो अब इसी के साथ हमने इलाहाबाद की संधि को समझ लिया। अब इसी के साथ हम यह भी समझ लेना चाहेंगे कि बक्सर के युद्ध का क्या महत्व रहा। तो सबसे पहले तो यही कि प्लासी की विजय विश्वासघात की विजय थी, छल की विजय थी, विश्वासघात की विजय थी। लेकिन बक्सर की विजय युद्ध कौशल की विजय थी और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर अपनी पक्की मुहर लगा दी। अब अवध का नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था और यह नियंत्रण तब तक चलेगा कि एक समय आएगा कि अवध का विलय ब्रिटिश राज में हो जाएगा। तो 1765 से ही अवध के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञाकारी बन गए। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमा बंगाल से शुरू होकर के इलाहाबाद तक आ गई थी और उसके लिए दिल्ली का मार्ग खुल गया था और मुगल बादशाह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन गया था, उसके संरक्षण में आ गया था। प्लासी के युद्ध ने जहां बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को स्थापित किया, वहीं बक्सर के युद्ध ने पूरे उत्तर भारत में उनकी शक्ति को स्थापित किया और मान्यता प्रदान किया
और अब यह स्पष्ट रूप से समझ आने लगा था कि भारतीय साम्राज्य की जो दौड़ है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि को भी हमने जो है स्पष्ट रूप से देख लिया। तो अब इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बन गई, तो यहां पर जिस शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई उसे कहा गया दैव शासन व्यवस्था, जो कि चली 1765 से लेकर के 1772 तक। दैव शासन व्यवस्था का मतलब कि अधिकार किसी और के और उत्तरदायित्व किसी और के, जबकि हमेशा अधिकार उत्तरदायित्व के साथ आता है। लेकिन दैव शासन व्यवस्था में अधिकार तो किसी और का, लेकिन उत्तरदायित्व किसी और का। तो कहा गया है कि जब अधिकार और उत्तरदायित्व का अलग अलग हो जाए तो वही दैव शासन व्यवस्था है। तो इसमें क्या हुआ, दैव शासन व्यवस्था में सारे अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गए और सारे उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब के हो गए। तो हमने देखा नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। तो अब 1765 से क्या क्या हुआ एक बार समझ लीजिए, फिर मैं विस्तार से इसको समझाऊंगा। एक बार हम इसे पढ़ लें। तो नवाब की सेना को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब सोचिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हैसियत इतनी बढ़ गई कि अवध के नवाब को भी सुरक्षा देने लगी, तो बंगाल के नवाब को सेना रखने की क्या जरूरत है। तो उसने कहा कि भाई हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, अपनी सेना भंग करिए। तो नवाब की सेना को समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, तो वित्त और विदेश नीति कंपनी के हाथों में हो गई। तो पूरा ट्रेजरी पर और एक्सटर्नल अफेयर बंगाल का वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तय करेगी, बंगाल के नवाब नहीं तय करेंगे। और तो नवाब के नीचे एक उप सूबेदार की नियुक्ति की गई। तो नवाब के नीचे एक उप सूबेदार की नियुक्ति की गई। तो बंगाल के नवाब हैं, उनके नीचे एक उप सूबेदार की नियुक्ति की गई और यह कहा गया कि बंगाल के नवाब के नीचे जो उप सूबेदार होगा उसकी नियुक्ति और उसको पद से हटाने, ये दोनों की अधिकारिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। तो नवाब के नीचे एक उप सूबेदार की नियुक्ति कर दी गई और नवाब के जितने राइट्स थे वो उसमें निहित हो गए, उस सूबेदार में। तो सूबेदारी के जितने राइट्स थे नवाब के वो उस नवाब में निहित हो गए। और इस प्रकार दीवान के नाते दीवानी, मैंने हमें बताया आपको प्रारंभ में कि दो अधिकारियों की नियुक्ति मुगल साम्राज्य से की जाती थी, लेकिन मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला सूबेदार था जिसके पास दोनों राइट्स थे, यानी दीवानी के भी राइट्स थे और उसके पास निजामत के भी राइट्स थे, यानी सूबेदारी भी उसी के पास थी। तो अब जो है यहां मैं बताना आपको चाहता हूं कि मुगल बादशाह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई। तो कंपनी तो दीवान हो ही गई। इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि उसने बंगाल के नवाब के नीचे एक नया जो है पद सृजित किया जिसे कहा गया बंगाल का उप सूबेदार, और उसी के हाथों में सभी अधिकारिता डाल दी गई कि नवाब का सारा कार्य वही करेगा। नवाब अलबैस्क हैं तो उनकी जगह वही एक्ट करेगा। तो दीवानी तो मुगल बादशाह से मिल गई कंपनी को, तो ये दीवान तो बंगाल की थी ही, लेकिन ये जो उप सूबेदार नियुक्त किया गया जिस पद पर रजा खां को बिठाया गया, इसके माध्यम से निजामत भी कंपनी के हाथों में आ गई। यानी मैं बताना आपको चाहता हूं कि कंपनी के हाथ में दोनों राइट्स आ गए, जबकि शाह आलम ने केवल एक राइट्स दिया था, यानी भू राजस्व वसूलने का राइट्स और दीवानी न्याय का राइट्स। यही दीवान के पास अधिकारिता होती थी। नवाब के पास सूबेदारी के राइट्स थे, लेकिन वो भी यानी निजामत के राइट वो भी
एक उप सूबेदार नीचे बैठा करके कंपनी ने ले लिया। अब इतना डिटेल में नहीं समझना है, तो शार्ट में समझने का मतलब यह कि नवाब को बिल्कुल कठपुतली बना दिया गया। यानी मीर जाफर और मीर कासिम के समय जो शक्ति थी, उस शक्ति से बहुत न्यूनतम बिंदु पर ला दिया गया। दोनों शक्तियां जो है कंपनी के हाथों में निहित हो गई। और दीवानी कार्य हेतु कंपनी को चूंकि दीवानी मिली थी, तो दो लोगों को, मोहम्मद रजा खां के पास दो पद थे, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद रजा खां पहले क्या थे? उप सूबेदार थे। इसके साथ साथ बंगाल में ये जो है दीवान भी थे कंपनी की तरफ से, ठीक है। दीवानी कार्य हेतु कंपनी बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया। तो इनके पास दो पद था, ठीक है, और ये कंपनी के कर्मचारी थे। तो कुल मिलाकर के सारी शक्तियां कंपनी के हाथों में थी और सारे प्रशासनिक भार बंगाल के नवाब के थे। तो सारे उत्तरदायित्व तो बंगाल के नवाब के पास और सारी शक्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सारी जो निर्णय, आर्डर, ये सब हो रहे हैं वो नवाब के नाम, और आर्डर, निर्णय सब कौन कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, दैव शासन व्यवस्था जो चली बंगाल में 1765 से लेकर के 1772 तक, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले। पहला, कानून व्यवस्था का संकट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून व्यवस्था में कोई रुचि नहीं ली, जबकि एक नियम है कि जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा, जो टैक्स कलेक्ट करेगा कलेक्टर, यहीं से ये नाम आया। तो जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी उसी का जिम्मा है। तो जो टैक्स लेगा संप्रभु के नाते, वही आंतरिक सुरक्षा भी देगा। लेकिन कंपनी टैक्स तो ले रही थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दे रही थी। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई। जगह जगह विद्रोह होने लगे, लोगों के घरों में डकैतियां पड़ने लगी, बड़ी स्थिति खराब हो गई। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठेका पद्धति को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो सबसे अधिक ठेका देगा उसको जो है जमींदारी दे दी जाएगी। तो पहले के जो जमींदार होते थे, उनका एक अपना रिलेशन होता था काश्तकारों से, और वो पीढ़ियों का था। तो उनके दुख दर्द को वो महसूस करते थे। लेकिन ये जो पैसे पे ठेके पर जमींदारी लेकर के लोग आए, इन्होंने बहुत तेजी से शोषण किया किसानों का, और जिससे कृषि का ह्रास हुआ। और 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कहा जाता है कि बंगाल की 1/3 आबादी उस अकाल में स्वाहा हो गई, समाप्त हो गई भूख से। 1/3 कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति, इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ा कभी। इसके अलावा उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हुआ। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जो भारत में थी, वो अधिक से अधिक, भारत को अधिक से अधिक कच्चे माल का उत्पादक और पके पकाए माल का पके पकाए माल का आयातक और कच्चे माल का निर्यातक बनाने की थी। तो भारत से कच्चा माल जाता था ब्रिटेन, वहां की फैक्ट्रियों में वो जो है फिनिश्ड गुड्स होकर के, प्रोसेस्ड होकर के आकर के भारत में बिकता था। तो कच्चे सिल्क को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन रेशम के कपड़े की बुनाई को बंगाल में प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इससे जो है ब्रिटेन के कपड़ों पर प्रभाव पड़ रहा था। तो यह कहा गया कि कच्चे सिल्क को प्रोत्साहन दीजिए, रेशमी कपड़ों को के बुनाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो धागा लपेटना होता था और ददनी बांट करके, पेस्की बांट करके, ये भारतीय कामगारों को से जबरन काम करवाते थे। और इतनी निष्ठुरता थी कि कहा जाता है कि कई
जुलाहों ने अपने हाथ अंगूठे को काट लिया कि जब हमारा अंगूठा कटा रहेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें जो है हमें जो है नियुक्त नहीं करेगी, हम बच जाएंगे। अंगूठा कटा देते थे लोग, ठीक है। तो भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य का विघटन हो गया। तो समाज में भी इस तरह की स्थिति हो गई कि कोई व्यापार वाणिज्य में मुनाफा ही नहीं रह गया। सब जो है एक प्रकार से ताकत के बल पर जो है नियंत्रित किया जाने लगा। दैव शासन व्यवस्था को के.एम. पनिकर ने कहा कि यह डाकुओं का राज था, यानी 1765 से लेकर 1772 तक यह डाकुओं का राज चला। पार्शियल स्पीयर लिखता है कि यह बेशर्मी और लूट का काल था। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए जॉर्ज कार्नवाल, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जॉर्ज कार्नवाल ने यह कहा कि मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765 से लेकर के 1784 तक बीईआईसी की सरकार जो भारत में चल रही थी उससे अधिक भ्रष्ट, उससे अधिक झूठी, उससे अधिक बुरी किसी भी सभ्य देश में कोई दूसरी सरकार नहीं थी। तो बड़ी स्थिति जो है दैव शासन व्यवस्था में खराब रही। तो ये दैव शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम थे। अब यहां पर एक प्रश्न और है, इसको भी हम समझना चाहेंगे। वो प्रश्न ये है कि क्लाइव ने ये सब नाटक किया ही क्यों? अरे मुगल बादशाह उसके घुटने पर बैठ ही गया था, बंगाल का नवाब की कोई हैसियत ही नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अवध का नवाब भी अब पैरों में ही पड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो फिर ये सब नाटक करने की जरूरत क्या थी? सीधे सीधे टेक ओवर करना चाहिए था, जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में किया। सीधे सीधे यह बंगाल में शासन इसने करना प्रारंभ किया। तो ऐसा क्यों नहीं किया क्लाइव ने? तो उसके जो 2-3 कारण बताए जाते हैं। पहला तो यह कि क्लाइव को यह लगा कि जो और यूरोपीय कंपनियां हैं वो उस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब के रूप में नहीं देखेंगे और न ही उसके आदेशों को मानेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि सभी यूरोपीय कंपनियां एक दूसरे के साथ गठजोड़ बना लें और सब सामूहिक रूप से हमारे ऊपर हमला कर दें। दूसरी बात कि अगर बंगाल की नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी तो हो सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में भारत की सभी शक्तियां या कई शक्तियां एकजुट हो जाएं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध वो जो है संघर्ष प्रारंभ कर दे। तो ये पहला कारण। दूसरा ये कि क्लाइव का ये कहना था कि हमारे अधिकारियों के पास प्रशासनिक अनुभव है ही नहीं, वो कैसे जो है इतने बड़े प्रशासनिक कार्य को अंजाम देंगे, तो हमारे पास उतने योग्य अधिकारी नहीं है और जब तक नहीं है तब तक हमें इसी पद्धति से चलना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो भी पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं लगता था कि अगर नवाब बन गई बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन के संसद का दबाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है पड़ेगा। तो ये सारे कारण बताए जाते हैं जिसके कारण जो है क्लाइव ने ये दैव शासन पद्धति को लेकर के आया, जिसमें कि एक प्रकार से सारी कंट्रोलिंग, सारी शक्ति तो कंपनी के पास ही थी, लेकिन उत्तरदायित्व तो सारा नवाब के पास था। तो फाइनली 1772 में वारेन हेस्टिंग ने कहा कि अब ये मुखौटे की भी हमें कोई जरूरत नहीं है और सीधे सीधे इसने दैव शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अब बंगाल में प्रत्यक्ष ब्रिटिश राज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक पढ़िए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने के बाद जरूर देखिए और यह भी देखने का प्रयास करिए कि आप कुल कितने क्वेश्चंस जो है सही कर पाते हैं। इस तरीके से आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस होगा और
टीचर कैसा पढ़ा रहा है ये भी आपको ठीक प्रकार से समझ आएगा। तो ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर सूचित करिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।